अध्ययन कोचिंग की इस संविधान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा का गठन। आज हम संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। देखिए, संविधान सभा के गठन का जो बात कही गई थी वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत कही गई थी और कैबिनेट मिशन 1946 का ही परिणाम था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, संविधान सभा का जो गठन था, संविधान पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि संविधान सभा के जो सदस्य थे इनके चुनाव के लिए ये कहा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वह सीधे रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। ये हम पढ़ चुके थे इससे पहले के लेक्चर में। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए, अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि संविधान सभा के गठन की जो मांग थी वो क्या थी और संविधान सभा के गठन की जो मांग रही, जो विशेष व्यक्ति रहे उनके क्या तर्क रहे, उनके क्या वक्तव्य रहे, उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तथ्य हमारे पास है 1895 का। बात 1895 की है और 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1895 में बाल गंगाधर तिलक एक बिल लेकर के आए। बाल गंगाधर तिलक एक बिल लेकर आए और इस बिल का नाम था स्वराज विधेयक या स्वराज बिल। इस बिल का नाम था स्वराज विधेयक या स्वराज बिल। बाल गंगाधर तिलक 1895 में एक स्वराज विधेयक लाए और स्वराज विधेयक ये पहला ऐसा समय था जब संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन था वो सबसे पहली बार तैयार किया गया था। देखिए, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन। देखिए, 1895 में जो तिलक थे, तिलक के निर्देशन में एक स्वराज बिल तैयार किया गया था और ये ऐसा स्वराज बिल था जिसमें संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले देखा गया था। देखिए, अब 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा।
देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा था कि जो भारत का संविधान होगा वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा। और इसी क्रम में 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग को उठाया था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग को उठाया था। संविधान सभा की मांग। और देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की मांग उठाई थी, ये संविधान सभा की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उठाई थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष ये मांग उठाई गई थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के सामने मांग उठाई गई थी कि भारत में एक संविधान सभा बननी चाहिए और भारतीयों का अपना संविधान होना चाहिए। और ये मांग 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने उठाई थी। उसके बाद देखिए, यहाँ प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष संविधान सभा की मांग को उठाया था। देखिए, अब हमारे पास यहाँ जो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का जो प्रतिपादन किया था वो एम.एन. रॉय ने किया था। देखिए, एम.एन. रॉय और एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की विचार का प्रतिपादन किया था। देखिए, सर्वप्रथम जो संविधान सभा की मांग उठाई 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने उठाई। और जो संविधान सभा का जो विचार का प्रतिपादन किया वो एम.एन. रॉय ने किया। और 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूर्त रूप देने का काम किया और इसको लोकप्रिय बनाने का काम किया। जो एम.एन. रॉय का विचार था, इसको 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको आगे लेकर गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को लोकप्रिय किया। देखिए, इसी के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1942 के क्रिप्स मिशन में भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट स्वीकार किया गया। 1942 के क्रिप्स मिशन में भारत में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट किया गया और ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक संविधान सभा होगी। और ये क्रिप्स मिशन 1942 में ही स्वीकार कर लिया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में ये स्वीकार कर लिया गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत में संविधान सभा भारतीयों के अनुरूप ही बनाया जाएगा। लेकिन 1946 के कैबिनेट मिशन में इसको पुरजोर तरीके से दिखाया गया और 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा को वास्तविक तौर पर दिखाया गया और इसको व्यावहारिक रूप यहाँ दिया गया। इसको दिया गया। देखिए, मांग जो संविधान सभा की थी
ये 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, उसके बाद एम.एन. रॉय, और 1939 में इसको लोकप्रिय बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1942 में जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत संविधान सभा की मांग को थोड़ा स्पष्ट किया गया, लेकिन 1946 के कैबिनेट मिशन में इसे व्यवहारिक रूप दिया गया और वास्तविक तौर पर स्वीकारा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। देखिए जो 1922 में गांधी जी ने कहा भी था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। उसके बाद देखिए 1946 में यहाँ संविधान सभा के चुनाव हुए, लेकिन मैं यहाँ एक जी ऑस्टिन का एक जो पुस्तक है, जी ऑस्टिन साहब हैं, जी ऑस्टिन साहब ने एक पुस्तक लिखी है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जी ऑस्टिन साहब हैं, जी ऑस्टिन, और जी ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम जी ऑस्टिन की पुस्तक है और इस पुस्तक में यह दिखाया गया है, इस पुस्तक में जी ऑस्टिन ने यह बताया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए इनका जो तर्क था, इनका तर्क ये था कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और जो कांग्रेस था, जो कांग्रेस थी वह पूरा भारत था। ठीक है, तर्क को समझिए। जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो संविधान सभा थी वही कांग्रेस थी और जो कांग्रेस था वही भारत था। ये कहा गया कि पूर्ण तरीके से भारत या भारत के संविधान के पक्ष में सारी शक्तियां कांग्रेस को थी। ये जी ऑस्टिन साहब ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब हम संविधान सभा को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, इसके सदस्यों को देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करें संविधान सभा में कुल सदस्यों की, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ संविधान सभा में कुल सदस्य, मैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की अगर बात करता हूँ, कुल सदस्य, तो देखिए यहाँ जो सदस्यों की संख्या थी 389 सदस्य यहाँ थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। देखिए यहाँ ये सदस्य जनसंख्या के आधार पर थे और अगर जनसंख्या की बात यहाँ की जाए तो जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व यहाँ दिया गया था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक व्यक्ति चुना जाएगा। ऐसा संविधान सभा यानी कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत या संविधान सभा में ऐसा कहा गया था। देखिए अब हम इनको जो 389 सदस्य हैं इनको बांटने का प्रयास करते हैं। किस किस तरीके से 389 सदस्य आने थे। देखिए इनमें से 389 में से 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य थे, ये 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे। 289 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांत से। उसके बाद जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, देशी रियासतों से, और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से थे, कमिश्नरी प्रांतों से। कमिश्नरी प्रांतों से। देखिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास जो देखिए यहाँ हमारे पास ये जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ब्रिटिश प्रांत जो वो प्रांत थे जिनमें विधानसभाएं गठित थीं या जिनमें विधानसभा बनाई गई थी, उन विधानसभाओं को ब्रिटिश प्रांत कहा गया था। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ से 292 सदस्य आने थे और इनका चुनाव जो प्रांतीय विधानसभाओं थी उनके द्वारा होना था।
देखिए देसी रियासतें थी, ये वो रियासतें थी जिनमें जो ब्रिटिश क्राउन के जो राजा थे उनके साथ पेंशन के आधार पर या किसी और आधार पर समझौते हुए थे। यानी कि इन रियासतों में जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे वो बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन था वो क्राउन स्वयं देखता था या क्राउन के अधीन इसको देखने का काम वायसराय करता था। और इन देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन यहाँ किया गया, यहाँ मनोनयन की बात की गई। एक जो यहाँ जो मनोनयन समिति बनाई गई और मनोनयन समिति ने 10 लाख की जनसंख्या पर देशी रियासतों से भी यहाँ सदस्यों को मनोनीत किया गया। देखिए कमिश्नरी प्रांत वो प्रांत है जैसे आज के समय में यूनियन टेरिटरी हैं, इसका यूनियन टेरिटरी से अर्थ हम समझ सकते हैं उस समय के जो यूनियन टेरिटरी रहे होंगे 4 प्रांत, उन 4 यानी कि जो ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत है उन कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। देखिए मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ बताया था कि जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद रियासत की अगर हम बात करें तो हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधित्व, हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधित्व हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था या संविधान सभा में इनका कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। देखिए ये संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों को हमने देखा कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से थे। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो संप्रदाय आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर सदस्य थे वो किस प्रकार से थे। देखिए सांप्रदायिक आधार पर अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो सांप्रदायिक आधार पर सदस्य तीन पार्ट में डिवाइड थे, यानी कि मान्यता प्राप्त जो संप्रदाय थे वो 3 मान्यता प्राप्त संप्रदाय थे। एक तो यहाँ मान्यता प्राप्त संप्रदाय था सामान्य समुदाय, और सामान्य समुदाय के सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 213 सामान्य समुदाय के सदस्य थे। मुस्लिम दूसरा यहाँ मान्यता प्राप्त समुदाय था मुस्लिम, और मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो 79 सदस्य मुस्लिम समुदाय से थे। और अगर सिख की मैं बात करूं, देखिए सिखों को जो केवल मान्यता प्राप्त समुदाय माना गया था वो केवल पंजाब में माना गया था और इनके 4 सदस्य थे। देखिए सामान्य 213, मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79 और सिख सदस्यों की संख्या 4। देखिए यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में मान्यता प्राप्त समुदायों की संख्या कितनी थी और कौन कौन से थे। तो मान्यता प्राप्त समुदायों की संख्या 3 थी और सामान्य, मुस्लिम और सिख ये 3 संप्रदाय थे जिनको मान्यता प्राप्त थी और सिखों को केवल पंजाब में मान्यता प्राप्त समुदाय माना गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ सांप्रदायिक आधार पर देख लिया और ब्रिटिश यानी कि जो सदस्य थे उन सदस्यों की संख्याओं के आधार पर देख लिया। अब हम वर्गों के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं, विभिन्न वर्गों के। और विभिन्न वर्गों की अगर हम बात करें तो यहाँ महिला सदस्य जो थी, महिला सदस्यों की संख्या, देखिए यहाँ महिला सदस्यों की अगर मैं बात करूँ तो महिला सदस्य संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। और अगर बात एससी अनुसूचित जाति की जाए तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के यहाँ 26 सदस्य थे। और अगर बात एसटी अनुसूचित जनजाति की जाए तो 33 सदस्य यहाँ अनुसूचित जनजाति के थे। देखिए 15 सदस्यीय महिलाएं थी, एससी समुदाय के अनुसूचित जाति समुदाय के यहाँ 26 सदस्य थे और एसटी अनुसूचित जनजाति समुदाय के यहाँ 33 सदस्य थे। देखिए एक और अभी हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं कि जब चुनाव के परिणाम आए तो चुनाव के परिणाम के आधार पर देखिए कांग्रेस को यहाँ जो कुल सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को यहाँ कुल सीटें प्राप्त हुई थी 208। संविधान सभा में कुल 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त हुई थी 73, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। और अन्य जो छोटे मोटे दल थे जिनको हम निर्दलीय कह सकते हैं, निर्दल हम कह सकते हैं, और निर्दल की अगर हम बात करें तो 8 सीटें ऐसी थी जो निर्दलीय थी। तो यहाँ हमें ये समझना है कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और निर्दलीय छोटे जो राजनीतिक दल थे, जो छोटे दल थे, उन छोटे दलों को 8 सीटें यहाँ मिली। अब देखिए
हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, हम चुनाव को देखते हैं कि कब इसके चुनाव हुए और किस रीति से यहाँ चुनाव हुए। देखिए जुलाई 1946 का समय था, जुलाई 1946, और जुलाई 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, संविधान सभा के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ। देखिए संविधान सभा के चुनाव को मैं बता चुका हूं, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो प्रांतीय विधानसभा थी उन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। तो यहाँ जुलाई 1946 में जो इलेक्शन थे वो संविधान सभा के इलेक्शन यहाँ हुए। देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए संविधान सभा के जो सदस्य थे इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। देखिए यहाँ ये समझना है कि जो संविधान सभा का चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष आधार पर हुआ, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने यहाँ वोट दिए और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्य चुने गए। देखिए यहाँ ये 292 सदस्य 11 प्रांतों से आए थे, 11 प्रांतों से। देखिए यहाँ अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये जो 292 सदस्य थे, ये 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। और ये जो कमिश्नरी प्रांत थे, जो 4 कमिश्नरी प्रांत या 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, अगर मैं इनकी बात करूं 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों की, तो देखिए यहाँ 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से बनते हैं। देखिए 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हमारे पास थे, एक हमारे पास दिल्ली था, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में एक हमारे पास दिल्ली था, दूसरा अजमेर यानी कि अजमेर मारवाड़ था, अजमेर मारवाड़, तीसरा यहाँ कुर्ग था, कुर्ग पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा यहाँ था ब्रिटिश बलूचिस्तान। देखिए ये जो 4 क्षेत्र थे, अगर मैं इन 4 क्षेत्रों की बात करूं तो ये 4 क्षेत्र हमारे पास वो क्षेत्र थे जिन क्षेत्र या जो क्षेत्र ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत आते थे या इनको कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र थे जिन क्षेत्र को ब्रिटिश कमिश्नरी या चीफ कमिश्नरी प्रांत हम कहते थे। और इनसे सदस्यों की संख्या जो थी वो कितने सदस्य थे, 4 सदस्य यहाँ से चुने गए। उसके बाद देखिए 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। अब उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था। पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल से इनका चुनाव हुआ था। लेकिन विभाजन के समय ये जो क्षेत्र था, विभाजन के समय यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान की ओर चला गया। और जब यह क्षेत्र पाकिस्तान की ओर चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, और मुंबई प्रेसिडेंसी की एक सीट थी, प्रेसिडेंसी की एक सीट थी पूना संसदीय सीट। इस पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एक सदस्य थे जिनका नाम था M.R. जयकर। इनका नाम था M.R. जयकर, और M.R. जयकर ने अपना त्यागपत्र दिया
और त्यागपत्र देने के बाद इस सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव किया गया संविधान सभा के लिए। और यहाँ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुँचे। और देखिए यहाँ अगर मुख्यतः हम बात करें संविधान सभा के संबंध में, तो संविधान सभा के संबंध में देखिए दो मुख्य नेता, और मुख्य नेता अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, और महात्मा गांधी जी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये दोनों ही ऐसे लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनका संविधान सभा में हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य ये लोग नहीं थे, और प्रमुख नेता थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य ये लोग नहीं थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख नेता थे, ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार किया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, और इसमें लीग जो मुस्लिम लीग थी वो शामिल नहीं हुई। देखिए जो पहला सम्मेलन हुआ, देखिए प्रथम सम्मेलन जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक। और देखिए इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। पहला प्रश्न तो यही है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। और जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई तो इस समय जो सदस्य संविधान सभा में उपस्थित हुए थे 207 सदस्य उपस्थित हुए थे संविधान सभा में। देखिए हम यहाँ महिलाओं के संबंध में कुछ बात देखते हैं। महिलाओं के संबंध में संविधान सभा और महिलाओं के संबंध में देखिए यहाँ एक तर्क देखना है, और यहाँ कुछ प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। देखिए संविधान सभा में जो मुख्य महिलाएं थी उन महिलाओं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रथम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुचेता कृपलानी। देखिए सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य थी, सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य थी। और सुचेता कृपलानी का जो चुनाव हुआ था वो उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत से हुआ था। दूसरा देखते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित का चुनाव भी उत्तर प्रदेश से ही हुआ था संविधान सभा के लिए। देखिए एक प्रश्न यहाँ है बेगम एजाज रसूल, ये बड़ा मुख्य प्रश्न है और बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेगम एजाज रसूल। देखिए बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से थी और ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में थी बेगम एजाज रसूल। देखिए बेगम एजाज रसूल का चुनाव उत्तर प्रदेश से हुआ था। अब हम यहाँ देखते हैं राजकुमारी अमृता कौर का चुनाव हुआ था मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रांत से। सरोजिनी नायडू का चुनाव हुआ था बिहार से, सरोजिनी नायडू बिहार। और एक और देख लेंगे आप, सरोजिनी नायडू बिहार, एक और देख लेंगे, और एक है हंसा मेहता
और हंसा मेहता का जो चुनाव हुआ था, हंसा मेहता का चुनाव हुआ था बम्बई से। देखिए, ये हमारे पास संविधान सभा की बात रही। संविधान सभा के सदस्यों को हमने पढ़ा, संविधान सभा के सदस्यों को देखने का प्रयास हमने किया। अब हम यहाँ संविधान सभा के पक्ष में कुछ प्रश्नों पर वार्ता करेंगे, कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था और मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधित्व उसमें शामिल नहीं हुआ था। अब हमारा जो नया टॉपिक है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।